नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 2024 के चुनाव में बमुश्किल कुछ हफ्तों का वक्त बाकी है। एक तरफ पीएम मोदी की काम की गारंटी और विकास के नारे के साथ बीजेपी ने अपना टारगेट 400 सीटों का तय किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपना कुनबा समेटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब ऐसी खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है। अटकलें लग रही हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ जल्द बीजेपी में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 10 से 12 विधायक और करीब 3 महापौर भी बीजेपी में ही अपना नया ठिकाना बनाने का मन बना चुके हैं। आज सुबह से एक के बाद एक कई संकेतों से यह दावा और पुख्ता हो रहा है। कमलनाथ बेटे नकुलनाथ अपना छिंदवाड़ा दौरा छोड़कर आज अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जब कमलनाथ से इस बाबत सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा समय आने पर खुद बता दूंगा। इसके बाद इस सियासी उठापटक को लेकर जो दावे चल रहे थे उसे और मजबूती मिल गई। वहीं दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब सवाल है कि आखिर 2024 से पहले कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा झटका साबित होगा। और दहाड़ में आगे बढ़ने से पहले सियासी उठापटक से जुड़ी कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? यार ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आए। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया खुद कमलनाथ की थी। कमलनाथ इतने बड़े नेता कांग्रेस के हैं, लगातार वो सांसद रहे, 8 से 9 बार सांसद, और प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, कमलनाथ ने इस बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो मैं खुद मीडिया को जवाब दूंगा। इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा दें आपसे, सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैथिल जी आपसे ही है, कमलनाथ अगर चाहते तो खारिज कर देते कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। कमलनाथ का खारिज न करना इस कद के नेता की इस तरह की बात क्या दर्शाती है, क्या मायने इसके? धन्यवाद आयुष जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जहाँ तक मैं कमलनाथ जी से मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से 4-5 बार मिला हूँ, क्योंकि मेरी माता जी भी मध्य प्रदेश से आती हैं, तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप देखिए, विगत चुनावों में उन्होंने भगवान श्री रामायण जी का भी पाठ कराया, और साथ ही साथ जो हमारे बागेश्वर सरकार हैं उनके द्वारा मत्था भी टेका उनका। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी आहत हों मन से, क्योंकि जो कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप है वो अभी तक भी देश के बहुसंख्यकों की जो भावनाएं उसका लगातार अपमान कर रही है। आप देखिए, जिस प्रकार से रामलला विराजमान के दिव्य और भव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बहिष्कार किया। उससे पहले भगवान श्री रामलला विराजमान के अस्तित्व पे भी इन्होंने प्रश्न उठाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है उनकी अंतरात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए डिवोटेड है और शायद कहीं जाग गई हो। और ये जो सुनने में मीडिया में खबरें आ रही हैं, यदि ये सच हुआ
तो ये कांग्रेस की नेतृत्व को फिर से आत्म अवलोकन करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका देंगे कि उनका एक इतना बड़ा नेतृत्व आखिर क्या कारण है। लेकिन क्या ये केक वॉक होने वाला है बीजेपी या कमलनाथ दोनों के लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां ऑलरेडी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 28 से ज्यादा विधायक लेकर गए थे, वो तमाम विधायक भी हैं और इसके अलावा एक बड़े नेता भी वो रहे हैं। कमलनाथ के ऊपर भी बीजेपी वक्त वक्त पर आरोप लगाती रही, चाहे वो दंगों से जुड़ा आरोप है, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा आरोप हो। उसको अब कैसे डिफेंड किया जाएगा पार्टी में आने के बाद? नहीं, मैं इसके ऊपर आपको इतना ही कहूंगा कि यदि आप दंगों की बात करते हैं तो दंगों को तो खुद स्वीकार राजीव गांधी जी ने किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भैया आवाज तो होती है, और लगातार कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर दंगों के आरोप लगते रहे हैं और वो उसमें सम्मिलित भी रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हो सकता है अंतर आत्मा कहीं जाग गई हो राम जी के अपमान के बाद। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जवाद भाई, इस तरह से अगर बारी बारी से विकेट गिरता रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ पाएगी या लोकसभा चुनाव लड़ने की साहस या क्षमता दिखा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि देश की आवाम के लिए लड़ती है और देश के संविधान को बचाने के जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है वो आगे भी लड़ती रहेगी। यहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी खुद ही अपने आप में बताएंगे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो बताएंगे कि वो किधर है। अब या तो कमलनाथ जी कमल के हो जाएंगे या फिर नाथ जी के हो जाएंगे, वो तो कमलनाथ जी का डिसीजन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता हूं कि जब भी कोई कांग्रेस से टूट करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से और किस बेगैरती के साथ जो है वो एक्सेप्टेंस ले लेती है, और बाकी जिनके ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप चलाते थे वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। पहले लोग कहते थे वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, अब मैं कहता हूं नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, अब इन्होंने क्विक वॉश ले रखा। मिनटों के अंदर, चुटकियों के अंदर दाग धुल देते हैं वो सारे। और मुझे हैरत तब नहीं होती जैसे इन्होंने हिमंता विश्व शर्मा को लिया, तो ये अब कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आए दिन हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर ये रोज आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, घोटालेबाज, फलानाबाज, धमाकाबाज। तो आज वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी में है। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा, जवाब भाई ठीक है, ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपका कुनबा कांग्रेस का बिखर क्यों रहा है? कांग्रेस के नेता कांग्रेस में सहज महसूस क्यों नहीं कर रहे? उनको बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? नहीं, बीजेपी, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश को लेकर के आगे चलने की बात करी, संविधान को बचाने की बात करी और लड़ रहा है। जो अब लड़ना नहीं चाहते, जिनको खाली सत्ता चाहिए कि आप जो है पत्ते में रख करके सुकून के साथ दे दे, वो सत्ता के वो आदी होते। ठीक है, सुरेश शर्मा जी, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ कांग्रेस को लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी बने, हाल में फिर से चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ की अध्यक्षता में उनके फेस पर ही लड़ा, वो कमलनाथ अब बीजेपी में आने के सवाल को खारिज नहीं कर रहे हैं और इसकी प्रबल संभावना दिख रही है कि बेटी के साथ वो अपना सियासी फ्यूचर देखने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। ये 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? घटनाक्रम 2 महीने पहले का है, पहले से ही चल रहा है। और मुख्य बातें ये हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अपने पुत्रों के समायोजन में लगी हुई है। चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अपने बेटे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे कमलनाथ जी हों, अपने बेटे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है मध्य प्रदेश में। ये लगभग 2 साल से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब कमलनाथ जी को ये महसूस हुआ कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है, यदि उसकी विचारधारा और विजन को देखा जाए तो वो कहीं भी ऐसे नहीं दिखाई दे रही है कि वर्तमान सरकार के विजन और दृष्टिकोण के सामने वो सरवाइव कर पाएगी। तो ये घटनाक्रम मेरे जैसे व्यक्ति को लगभग 5 महीने पहले से, मैंने टीवी चैनल पर 5 महीने पहले ये कहा था कि जो कमलनाथ जी का काम करने का तरीका है वर्तमान में और मैंने पहले जो देखा है उसमें इतना बदलाव आ गया है कि ये कहीं भाजपा के कार्यालय में जाके ठहरेगा। ये मैं 5 महीने पहले बोला था। आज जो है वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी राज्यसभा जाना चाहते थे और उनको अवसर नहीं दिया क्योंकि वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अनफिट है। लेकिन विधायकों की बैठक तो बुलाई थी उन्होंने, तमाम विधायक वहां पहुंचे भी थे, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि विधायकों का समर्थन नहीं मिला या पार्टी आलाकमान से संदेश नहीं मिल पाया? पार्टी आलाकमान से संदेश नहीं मिल पाया और विधायकों का समर्थन आज भी कमलनाथ जी के पास ज्यादा है। तो कमलनाथ अगर जाएंगे तो विधायक भी टूटेंगे। कितने विधायकों की संख्या हो सकती है सुरेश सर? अभी जो हमें तत्काल जब मालूम चला है वो लगभग 22 विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं और कम से कम
14 या 15 जिलाध्यक्ष हैं जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 जिलाध्यक्ष पहले आ चुके हैं। आप देखिए, मैं पिछले 8-10 दिन के यदि 2 घटनाक्रमों का उल्लेख करूं, जिसमें डिंडोरी जिला और महाकौशल के जबलपुर और छिंदवाड़ा, इन जिलों के कार्यकर्ताओं ने पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली, जिससे ये संदेश चला गया। जबलपुर के महापौर ने भाजपा ज्वाइन करी, डिंडोरी के जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष ने भाजपा ज्वाइन करी। तो उससे ये संदेश चला गया था कि महाकौशल में जो ये भगदड़ हो रही है। शशांक शेखर जी जो है वो महाधिवक्ता रहे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो उससे ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं न कहीं हलचल है। और बड़े नेताओं में सिर्फ कमलनाथ का ही नाम है या कोई और सांसद राज्यसभा से या कहीं और से भी आप कोई नाम देख रहे हैं? खास करके स्पष्ट अगर पूछा जाए, विवेक तनखा को लेकर भी लगातार खबरें चल रही थी, क्या वो कमलनाथ के साथ ही रहेंगे या पार्टी आलाकमान से जिनके बेहतर रिश्ते हैं वो जुड़ाव उनका बना रहेगा? नहीं, जहां तक खबरों पर विश्वास करें तो मुझे ये जानकारी मिल रही थी, आज ही मेरी जबलपुर के मित्र से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि विवेक तनखा जी राज्यसभा में भाजपा के माध्यम से जाने का उनका ऑफर आया था और ये था कि भाई उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मुझे जो जानकारी आज जबलपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दी, उन्होंने ये कहा कि विवेक तनखा जी को J&K का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है और मनोज सिन्हा जी जो है उनको उत्तर प्रदेश से लोकसभा लड़ाया जाएगा। ये एक बात मेरे को आज ताजा मालूम चली थी। ठीक है सर, और समीकरण भी आपसे समझेंगे। सुरेश सर आपने, हाँ प्लीज कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से ये कहूं कि 2 बातें रखी गई थी। पहला ये कि कमलनाथ राज्यसभा जाए और उन्हें मंत्रिमंडल में सिंधिया की तरह समायोजित किया जाए और उनके बेटे को लोकसभा। मुझे जानकारी मिली कि भाजपा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अब ये चर्चा है कि जो मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में चर्चा है, वो ये चर्चा है कि नकुलनाथ जी को छिंदवाड़ा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा और देर सवेर कमलनाथ जी को कहीं राज्यपाल बना करके समायोजित किया जाएगा। ये आने वाले समय का घटनाक्रम आपके सामने आएगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, परिवारवाद का आरोप क्या आप नहीं लगेगा अगर कमलनाथ नकुलनाथ के साथ जाते हैं? कमलनाथ पर जो आरोप बीजेपी लगातार लगाया करती रही उनकी राजनीतिक जीवन में, उन आरोपों का अब क्या होगा? जैसा जवाद भाई कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन की तरह क्लियर हो जाएगा क्या? देखिए, मैं आयुष जी दोनों बातों से सहमत। तो आप मुझे बताइए ना कि जिस तरह से यात्रा प्रारंभ हुई और जिस तरह से घमंडिया गठबंधन का टूटना प्रारंभ हुआ, और उसमें आप बताइए मुझे नीतीश कुमार जी पर कौन सा आरोप था जो टूटे और भारतीय जनता पार्टी में आए? चौधरी जी पर कौन सा आरोप था? अशोक चौहान जी पर कौन सा आरोप था? और उसके पूर्व में जिन अशोक चौहान पर तो आरोप था ही, चल रही है ना। अशोक चौहान के मामले पर शायद जांच चल रही है। चौहान जी पर आरोप को कांग्रेस सिरे से नकारती थी और उसको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था। तो क्या कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाकर रखेगी? ये दूसरी बात। लेकिन इससे ये भी तो होता है कि आपके दौर के जो आरोप थे वो राजनीतिक से प्रेरित थे या झूठे आरोप थे? अगर आप कांग्रेस को सही दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने आप पर भी तो सवाल उठाएंगे प्रेम व्यास साहब। देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी लोगों पर आरोप लगा उन पर कार्रवाई चल रही है। आप देखिए, इसके पूर्व में जितने नेताओं पर आरोप था किसी पर भी जांच बंद नहीं हुई है। दूसरी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के 3 तंत्रों का काम हुआ था और उसके बाद में टूट फूट की जो यात्रा प्रारंभ हुई, लूट तंत्र हुआ जिसमें पूर्व में जनता ने देखा किस तरह से लूट मचाई, और उसके बाद में अभद्र तंत्र हुआ जिस तरह से जो अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करा गया सनातन धर्म को लेके या सभी धर्मों को लेके, और उसके बाद में फूट तंत्र हुआ। नहीं, मेरा सवाल, क्या ये परिवारवाद होगा कमलनाथ अगर बीजेपी में आते हैं, नहीं आते हैं दोनों? जो उन पर व्यक्तिगत आरोप आप लोगों ने लगाए थे उसका क्या होगा फिर? अजय जी मातो। देखिए, अभी कमलनाथ जी के आने के पूर्व में जो कयास लगा जा रहे हैं, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया है कि अगर आप आते हैं तो हमारी नीति और रीति और उससे प्रेरित होकर आएंगे और नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, उसके पश्चात आपका आना सफल हो पाएगा। हम उस तरह से किसी को प्रेरित नहीं करते कि अजय जी ये बताइए किस तरह से कांग्रेस अपना कुनबा बचा पाएगी? वो कमलनाथ जो 2 महीने पहले आपकी पार्टी को लीड कर रहे थे वो अब बीजेपी में चले जाएंगे। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल की पूरी खेप जो कांग्रेस की थी, एक पीढ़ी जो थी नेताओं की, वो लेकर बीजेपी में चले गए थे। अब बचेगा क्या? दिग्विजय सिंह। आयुष जी, इससे पहले मैं आपकी बात का उत्तर दूं, डॉक्टर साहब बीजेपी के हमारे साथी जब बात करे तो मुझे हंसी भी छूट रही थी जब अशोक चौहान की बात आई, जब आपने चर्चा पे कहा कि उन पे एलिगेशन है, इन्होंने उसे सब समझा नहीं पाए और कहा जी हम एलिगेशन वाला ले रहे हैं, और आपने प्रश्न किया एलिगेशन तो आप लगाते थे। चलो खैर, अब आते हैं ज्योति सिंधिया पे और कमलनाथ जी पे। अभी कमलनाथ जी का मैं मीडिया के द्वारा ही देख लूं, मेरे पे प्राप्त सूचना नहीं है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ।
राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दो चीजें होती हैं, दो तरह के प्रलोभन होते हैं। एक धन का प्रलोभन होता है, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने का होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देती है और तीन चीजें भारतीय जनता के तीन हथियार हैं, प्रलोभन, ईडी और सीबीआई और डर। तीन चीजों का समावेश है भारतीय जनता पार्टी तो कमलनाथ के जाने के पीछे क्या फैक्टर आप देख रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो? देखो, अगर ऐसा हुआ तो कमलनाथ जी बताएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। और कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे कांग्रेस संगठन है और सबसे पुराना संगठन भारतीय जनता पार्टी का। सर, मुझे कांग्रेस के ऐसे नेता भी पता है जिनके जिला अध्यक्ष का जो ऑफिस होता है वो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ चलता था और जब वो बीजेपी में गए तो दफ्तर बंद हो गया। कई ऐसे जिलों का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सवाल मेरा ये है कि कमलनाथ को बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और कमलनाथ अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य क्या रह जाएगा? वो कमलनाथ जिनकी वजह से क्लीन स्वीप बचा बीजेपी का दोनों चुनाव में, अगर कह लिया जाए खास करके 19 में, वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर बचेगा क्या? जनरेशन कहां है कांग्रेस की कोई? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आयुष, मैं आपका सम्मान करता हूं, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न। मैं इस प्रश्न की उम्मीद भी कर रहा था। आपने कमलनाथ जी की बात की, पहले तो मैंने कहा मेरे पे सूचना नहीं है। अगर ऐसा होता है, हम अगर लगा रहे हैं, अगर मेरी बात को तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, अगर होता है तो आयुष जी, अगर होता है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी में लोग आते हैं, जाते हैं, आना जाना, इनके व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सर, ये एग्जांपल आप किसी और के लिए, आप सज्जन सिंह वर्मा के लिए कहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पर्यावरण मंत्री जो थे मध्य प्रदेश सरकार में, मैं मान लेता। कमलनाथ 40 साल 50 साल से कांग्रेस के साथ हैं। इंदिरा गांधी का उनको तीसरा बेटा कहा जाता था। बुरे से बुरे वक्त में जब गांधी परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा था उस समय कमलनाथ थे। आप समझिए ये बात कमलनाथ की हो रही है। बिल्कुल। इससे पहले ज्योतिराज सिंधिया कौन थे बता दीजिए आयुष जी, किनके पुत्र थे और कितने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की? तो मैंने कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अभी जैसे अशोक चौहान जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी चले गए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और डर दोनों का समावेश हुआ और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भाई कह रहे थे, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन पे ऐसा डिटर्जेंट है क्विक वाला, इमीडिएट, वॉशिंग मशीन में तो फिर भी टाइम लगता है। साहब, लेकिन ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन तो लगा नहीं था बीजेपी के कि कांग्रेस के नेताओं को हम अपने पाले में लाएंगे फिर कांग्रेस मुक्त करेंगे? देखिए आयुष भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा कि यदि ये हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कमलनाथ जी की धार्मिक भावनाओं का आहत होना। व्यापारिक कारण नहीं हो सकते इसके? मैं ये मानता हूं कि धार्मिक भावनाओं के आहत होने का सबसे बड़ा कारण होगा। जिस प्रकार से कमलनाथ जी का अपमान अभी कांग्रेस में हुआ, जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद लगातार कमलनाथ जी को उन्होंने जिस प्रकार से अपमानित किया, एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है वो उनकी धार्मिक भावनाओं का आहत होना। कांग्रेस लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में अभी भी संलिप्त है और ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है। उनके आसपास में जो जुंडली है ना, वो एंटी हिंदू जुंडली है। उनके लिए आज भी भगवान श्री राम काल्पनिक हैं और उनके लिए आज भी राम विरोध जो है वो वोट भुनाने का एक माध्यम है। और अभी जब्बार साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे कि इनके पास तो क्विक वॉश आ गया है, तो मैं पूछना चाहता हूं, एक नेता का मुझे आप नाम बता दीजिए जब्बार साहब, जिस नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो उससे वो बरी हो गए, क्लीन चिट हो गए। अरे ये तो अंतरात्मा की बात है ना। अभी ताई ने बोला ना, अभी ताई ने बोला ना, हमारी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला ना कि यदि उनके मन में जो राम है वो जागृत हो गए हैं तो उनको आना चाहिए काम के लिए। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदैव खुले हैं सबके। मैं जवाब भैया सुरेश, मैं लौटता हूं। सुरेश सर, क्या बड़ा कारण है? व्यापारिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आला कमान से वो अब रिश्तों की मजबूती नहीं रही, ये कारण है, या जो 2 महीने में कई सारे बदलाव हुए, जीतू पटवारी को ले आया गया, उमंग सिंगार लगातार मुखर रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसी तरह से राज्यसभा जो उम्मीदवार थे उसको लेकर डिस्कशन नहीं हुआ, सभी चीजें जोड़कर देखें या कोई बड़ा मुद्दा ऐसा है जो बहुत ज्यादा हावी है? राजनीति में बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि कोई युवा आगे आता है और जो पुराने और अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के आगे चलता है तो इसे कोई बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थिति नहीं मानी जाती।
यदि ऐसा ही उदाहरण दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान का भी अपमान हुआ है। तो ये राजनीति की बदलाव की प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और जो राजनीतिक दल जड़ बनने की कोशिश करते हैं, अस्वीकार करके चलते हैं, उनका भविष्य लंबे समय तक नहीं चलता। मैंने एक बार कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी फिर निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के आगे डग भर के नहीं निकलते तो आज भाजपा की ये स्थिति नहीं बहुत कमजोर पड़ी रहती। यदि मान लो आज सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आगे डग भर के कोई कांग्रेस का नेता निकल जाएगा तो कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी। अब आप उस जड़ इस पूरी घटना में दिग्विजय सिंह का रोल क्या देख रहे हैं आप सुरेश सर? दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव में कमलनाथ जी का पक्ष नहीं लेकर के नुकसान पहुंचाया है, ये बात आम तौर पर कही गई है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो आप सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब, ये व्यवसायिक कारण है इसके पीछे, ये बड़ी बात है। और मैं यहां तक कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम भी यदि कहीं से कहा गया तो अडानी जी के माध्यम से हुआ था, ये बहुत गंभीर बात है। और आज भी भूमिका कहीं न कहीं उस बड़े औद्योगिक घराने की है इस सारे मामले में। इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तभी ये शर्त थी, और अडानी जी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री बने तो थे। ये तो फिर दोनों पर सवाल है कि कांग्रेस ने ऐसा किया और बीजेपी ऐसा करने जा रही है। बीजेपी ने ऐसा करने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता से मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जहर तो पीना पड़ता है। ये मेरे डॉक्टर प्रेम बताइए, प्रेम व्यास जी बताइए क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, मैं पहले दोनों बातों का जवाब दे दूं। मैंने 3 लोगों के नाम लिए थे और उसके बाद में सिर्फ ट्रैप किसको करा गया? अशोक चौहान जी को। मतलब जब तक वो कांग्रेस में रहते हैं तब तक आरोप नहीं सिद्ध होते, कांग्रेस बचाव करती है। जैसे ही वे दल छोड़ते, मैंने सिर्फ इसीलिए अशोक चौहान जी का नाम लिया था और मैं अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा था, जवाब मेरे कांग्रेस के मित्र से अपेक्षा कर रहा था। दूसरी चीज है, एक तरफ देखिए आप न्याय यात्रा राहुल जी की चल रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी न्याय यात्रा में लगे कांग्रेस के खिलाफ। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपने भ्रम में उलझी हुई है और वही कांग्रेस भ्रम जाल से मुक्त होने की बजाय आरोप लगाने की राजनीति कर रही। मैं पूर्व से कुछ नाम बताना चाहूंगा जो पूर्व से छोड़कर पिछली यात्रा से राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जयगिर शेल जी, वे छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के चले गए, कपिल सिब्बल जी छोड़ के चले गए और चुनाव तक लड़ लिए। अश्विन कुमार जी 40 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए। सुनील जाखड़ जी, वे कांग्रेस छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि ना तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पर भरोसा करने की स्थिति में है, ना कांग्रेस। अच्छा जी, ये बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतर कांग्रेस के संगठन के लोगों के साथ न्याय कब हो पाएगा? अगर लोग छोड़कर जा रहे हैं तो सिर्फ महत्वाकांक्षा कारण है, या फिर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या कांग्रेस की विचारधारा ऐसी हो गई है जिससे उसके नेता ही सहमत नहीं रह पाए? मैं गागर में सागर भरता हूं आयुष जी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और डर, इस कारण लोग जा रहे हैं। और जहां तक आपने न्याय यात्रा की बात की, हम तो उत्तर प्रदेश में आज गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में न्याय की मांग की। हमने वो न्याय मांगा जो किसानों को रोंदा गया। हमने ये कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को भारतीय लोकसभा के एक राज्य गृह मंत्री के बेटे ने ये इंजाम दिया, हम उसकी बात करेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे, हम हाथरस की घटना पे विचार करेंगे, हम गोरखपुर की घटना पे विचार करेंगे, हम न्याय मांगेंगे। गोरखपुर में क्या हो गया था? अभी मेरे साथी ने जब बात की, भारतीय जनता पार्टी की बात सुन रहा था, इन्होंने नाम गिनाए, पार्टियों के नाम बताए। क्या आपके साथ अकाली दल था? अकाली दल था कभी? ऐसा नहीं करते। दल आते हैं, गठबंधन होते हैं, गठबंधन खत्म हो जाते हैं और पार्टियां, लोग जाते रहते हैं। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की, ठीक है, कैप्टन ठीक जी। जवाद भाई, अब इस लड़ाई से 24 की लड़ाई से कांग्रेस बाहर हो गई है, ये कहना सही होगा गलत होगा? नहीं, अब पता नहीं किसने राजनीतिक तोता पाल रखा होगा। तो ऐसी भविष्यवाणियां मैं तो करता नहीं हूँ, ना मैं पर्ची निकालता हूँ, ना मैं भविष्य बताता हूँ। नहीं, भविष्य तो आपने बहुत निकाले हैं। अभी जो चुनाव हो रहे थे ना 4 राज्यों के, बहुत भविष्यवाणी निकाली थी आपने। ठीक है, कांग्रेस का तोता बन के बहुत सारे आपने पिक किए थे भविष्यवाणियां, सब जीरो हो गई। अभी हमारे टोपीबाज भाई साथी टोपी लगा करके आ जाए हैं
पता नहीं कहाँ ठीक है, नहीं आपस में मत पड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अब ये मदरसा छापों ठीक को नहीं नहीं प्लीज परेशानी होने लग गई नहीं क्या? प्लीज मैथिल साहब, जवाद भाई प्लीज, ये मदरसा जवाद भाई छापों नहीं को मैथिल जी आप मैथिल जी परेशानी मैथिल जी होने लग गई क्या प्लीज मेरे मैथिल जी भैया? प्लीज मैथिल जी प्लीज जवाद भाई प्लीज मुझे आप संबोधित करके जवाब दीजिए, आपस में मत लड़िए आप लोग, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस 24 की लड़ाई में है अगर इसी तरह से बिखराव बना रहा? देखिए, कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, और अभी दिखाइएगा आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप दिखा नहीं रहे चैनल, बिल्कुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके होते हुए कांग्रेस की आवाज कमजोर पड़ सकती है कहीं पे? आपको लग रहा है ये? भाई आयुष अलाउ मी टू स्पीक, थैंक यू सो मच। जितना बड़ा जन सैलाब राहुल गांधी जी के लिए सड़कों पर उतरा है, और जिस तरीके से मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मीडिया के अंदर जिस तरीके से कवरेज होना चाहिए। अरे जवाब भाई क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर तस्वीर हमने दिखाई है, आप YouTube पे खोल के देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा मेरे सवाल का जवाब भी निकाली थी, उसका रिजल्ट देख लीजिए चुनावों में। जवाब भाई, उसके बाद अब ये जो नई न्याय यात्रा निकाली है देख लीजिए, इंडी गठबंधन का बंटा था। ठीक है, जवाब भाई बताइए। ममता बनर्जी गायब, उसके बाद आरएलडी गायब, नीतीश कुमार गायब। जवाब भाई जल्दी कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए। अरे इनको छाका-छाप लोगों को खामोश तो करवाइए। फिर आप लोग पर्सनल कमेंट करेंगे कैसे होगा? ये मदरसा छापों को मैं जानकारी दे रहा हूं, मदरसा छाप को जानकारी नहीं है। नहीं मैथिल जी प्लीज, देखिए मैथिल जी आपसे भी मेरी गुजारिश है, जवाद भाई आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज आपस में मत लड़िए आप लोग, आप विचारधारा से लड़िए, आप सवाल से लड़िए, तर्क कुतर्क से लड़िए। हाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी साहब को आजकल नहीं बुलाया जा रहा, वो भी बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, और उसके बाद पूर्व गवर्नर आपके सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के बारे में कह रहे हैं। मेरा सवाल क्या है जवाद भाई, ऐसे ही अगर बिखराव चलता रहा इंडिया अलायंस में और कांग्रेस पार्टी में तो कैसे लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? जवाब कीर्ति आजाद साहब, अरुण शौरी साहब और तमाम पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और वित्त मंत्री कहां हैं? उन्होंने तो भाजपा छोड़ दी और क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। नहीं, आप यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जसवाल का नाम भी उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल तभी बना रहेगा कि इन लोगों के इतर इंडिया अलायंस में बिखराव और कांग्रेस में ये जो जोड़ तोड़ हो रही है, इससे असर क्या पड़ेगा? आयुष सुनिए, जनता वोट करती है उम्मीद के ऊपर, जनता वोट करती है। जब नेताओं को उम्मीद नहीं है तो जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? अरे गठबंधन रह कहां गया, मुझे ये तो बताओ जवाब, ये तो बताओ गठबंधन कहां रह गया? टीएमसी गठबंधन में है क्या? आरएलडी गठबंधन में है क्या? जेडीयू जिसने इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई, क्या वो गठबंधन में है? कौन सा इंडी गठबंधन रह गया भैया? कौन सा इंडी गठबंधन रह गया? जरा ये तो बताओ जिस गठबंधन के लिए बात कर रहे हो। राहुल गांधी जी के साथ जहां जहां पैर पड़े संतन के हो गया बंटा धार। नौजवान खड़ा हुआ, राहुल गांधी जी ने पहले यात्रा निकाली, कांग्रेस के 2 स्टेट हाथ से निकल गए। वो पूरा देश का जनमानस राहुल गांधी जी के साथ आज सड़कों पे खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है भैया? कौन खड़ा है यहाँ बैठकर फिर फर्जी बातें फैला रहे हो? ठीक सुरेश सर फर्जी बातें फैला रहे हो। ठीक है सुरेश सर, मैथिल जी प्लीज, मैथिल जी नहीं प्लीज, मैथिल जी मैथिल जी प्लीज, मैं लौटता हूँ। अजय जी मैं आऊंगा, मैथिल जी प्लीज। सुरेश सर, संगठन में क्या क्षमता है? कांग्रेस संगठन में क्या क्षमता रहेगी 2024 चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के लिए? बोला अजय जी, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, और प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरी गुजारिश है। सुरेश सर, संगठन पर क्या असर पड़ेगा? 2 महीने से भी कम वक्त बाकी है, लोकसभा चुनाव में 1 महीने के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी, कांग्रेस प्रत्याशी कहां खोजेगी? कांग्रेस को बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव लड़ने वाले हमेशा मिल जाते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत कोई संभावना नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि वो एक सीट कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा वाली थी जो 1977 में भी कांग्रेस ने जीती थी। कहा जा रहा है कुछ ऐसा सर्वे था जहां बीजेपी वहां पर भी भारी दिख रही थी, इसका भी कोई दबाव पड़ा है कमलनाथ पर? नहीं, अमित शाह जी ने स्वयं टारगेट पे लिया था उसे, और जो है गिरिराज सिंह जी को वहां जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए ये प्रेशर तो था। और साथ में जैसा मैंने कहा कि वहां का जो लोकल लीडरशिप है, जो पहले कमलनाथ जी के साथ मिल करके भाजपाई लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, जो कमलनाथ जी के साथ शिवराज सिंह चौहान और उनके इर्द गिर्द के जो नेता थे, नहीं स्थानीय की बात कर रहा हूं। जब प्रहलाद पटेल जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब मैं भी गया था, जीतते हुए चुनाव हारे थे, क्योंकि भाजपा के जो नेता थे उनने आखिरी समय पर कमलनाथ जी का साथ दिया, और देते थे सारे लोग लगभग। वो केवल पटवाजी के समय थोड़ा भ्रम बना था और उसके कारण पटवाजी उपचुनाव जीत गए थे,
अन्यथा छिंदवाड़ा तो कभी जीते ही नहीं आज तक। तो अब की बार ऐसा वातावरण बना कि नतन सिंह को चुनाव लड़ाया कमलनाथ जी के सामने, तो वो जो नकुलनाथ जी के सामने, तो उनकी स्थिति काफी ताकतवर दिखी, आदिवासी थे। अभी एक युवा लड़के को चुनाव लड़ाया कमलनाथ जी के सामने, तो वो बहुत कम वोटों से जीते। सेकंड चुनाव अच्छा जीते, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव सस्ते बहुत कम वोटों से जीते थे। तो इन सारी चीजों का प्रेशर तो था ही। और मध्य प्रदेश में जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत है नहीं, ये बहुत ही स्पष्ट बात है। कोई कहे कि भाई कोई कांग्रेस की प्रशंसा के लिए मैं भी कह सकता हूं कि बहुत अच्छा जनाधार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश का मतदाता जो है वो कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं सोचता कि उसके पास कोई विजन नहीं है। और ये जो बात बार बार आ रही राम मंदिर वाली, देखिए विशुद्ध रूप से हिंदुत्व विरोधी गतिविधि, क्योंकि जनसंघ जो है वो 56 में भी मध्य प्रदेश में एक्टिव था। उसके अगले चुनाव में जो है उसकी नेता प्रतिपक्ष की स्थिति थी 46, यानी सेकंड जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश गठन के बाद में, उसमें जनसंघ ने 46 सीटें जीती थी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में जनसंघ पहले से ताकतवर था, भाजपा पहले से ताकतवर थी, इसलिए मध्य प्रदेश की स्थिति का आकलन करते समय इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि संवित सरकार का इतिहास वहीं से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश से। ये बिल्कुल, ये एग्जांपल जो आप दे रहे हैं, हाँ, नागपुर जो है वो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ऐसी स्थिति में ये मान के ही चलना पड़ेगा कि संघ का छिंदवाड़ा से वो करीबी काम तो नहीं आई नागपुर की, सुरेश सर? थोड़ी सी आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ पा रही है, लौटते हम। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, जो बीजेपी के अपने लोग हैं जो लगातार काडर के लिए कर रहे हैं, उनको संदेश दिया जाता है राज्यसभा भेजकर, उनको बड़े पदों पर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक आप लोग पहुंचाते हैं, ये भी संदेश दिया जाता है। लेकिन अब वही कमलनाथ, वही नकुलनाथ आएंगे तो परिवारवाद की राजनीति का आरोप कहां चला जाएगा? और अगर आप उनको टिकट देते हैं तो फिर काडर का क्या होगा, कार्यकर्ताओं का क्या होगा? देखिए, रामायण जी में स्पष्ट लिखा है कि शरणागत गहु जेत अजीत निज अनहित अनुमानी। विभीषण मान रहे हैं क्या कमलनाथ को? तीन ही विलोक कथानी। हेलो, आप विभीषण मान रहे हैं क्या कमलनाथ को? नहीं, मैंने कहा कि ये तो शरणागत के लिए लिखा है कि कोई भी शरण में अगर आता है तो उसको हम अपनी रीति और नीति के तहत कार्य करना सिखाते हैं। इसके पूर्व में जितने नेता आए थे उनको हमने अपनी रीति और नीति के तहत विकास कार्यों में अग्रसर करा है, उनको सांस्कृतिक विकास का के पथ पर अग्रसर करा। समस्या ये है कि जब वही लोग कांग्रेस के साथ होते हैं तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी भाषा शैली अनर्गल हो जाती है और जनता से विपरीत वे सिर्फ संपत्ति बचाने के कार्य में अग्रसर होते हैं। अब कमलनाथ जी के बारे में मैं कहूंगा कि कमलनाथ जी तो 9 बार के सांसद थे और उसके बाद में 6 बार केंद्रीय पदों पर सुशोभित हुए, और उसके बाद अगर वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी? अब सिद्दीकी जी आप सुन लीजिए, आप अभी उन्हें पाठ पढ़ा रहे थे संस्कृति का, कर लीजिए। मुझे मालूम है आपकी पीड़ा जो है, मुझे मालूम है वो मोदी जी कांग्रेस के साथ है, मुझे मालूम है और उन्हीं के शासक को दोबारा पीड़ा है, मुझे मालूम है किस तरह हमारी समझ में ये नहीं आ गया उसके बाद किस तरह से एचआईवी कहां गठबंधन, किस तरह से डीएमके ने हमला करके, मुझे मालूम है आपकी पीड़ा है और आज किस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ भारत का लगा है, तो निश्चित रूप से आपको पीड़ा होना। और मैंने भी 4 नाम कहे थे, उस नाम में से एक नाम को टारगेट कर देना, तो मैं मान रहा हूं आपको पीड़ा है, आपकी पीड़ा को आप अपने समाज में उद्वेलित कर दीजिए और आपकी पीड़ा को निश्चित रूप से कांग्रेस के बचे हुए नेता समझेंगे। राहुल जी की यात्रा 3 मार्च को यहाँ आएगी, उससे पूर्व में वो यहाँ से निकल देगा। अजय जी, ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के सामने सियासत करना अपनी पार्टी में ज्यादा मुश्किल है बजाय कि दूसरी पार्टी में, और लंबे नेताओं की फहरिस्त है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में या अलग होने की कोशिश की, फिर उन्होंने वापस कांग्रेस का रास्ता किया। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी, हाँ ठीक है, इसका भी जवाब लेते हैं। दिग्विजय सिंह की बात की और कमलनाथ जी की बात की, हमारे सब बड़े नेता हैं और नेता, मैंने कहा ना कि पार्टी बड़ी होती है। अगर जहां तक आपने सवाल किया कि दिग्विजय सिंह से बिगाड़ कर कि कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी पार्टी में आपकी पार्टी में कपड़ा फाड़ने वाली बात कही गई थी, कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के लिए कहा, दिग्विजय सिंह ने फिर कमलनाथ के लिए कहा। देखो, मैंने कहा ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप आपस में कुछ भी करें। लोकतंत्र की खूबसूरती इतनी ज्यादा हो जाती है, आप यहाँ की दूसरी पार्टी में चले जाते हैं खूबसूरती दिखाने। मैं बात कर रहा हूँ, पीड़ा प्रेम व्यास जी को होगी। इसे कहते हैं
हमारे घर की लड़ाई में पेट दर्द इनका, दवाई ये खाएंगे। देखिए अभी आपने प्रश्न किया, मुस्कुरा रहे हैं वो भी। ये जनता को जो HIV, कुष्ठ रोग, एड्स कहा जाता है, ये उसकी पीड़ा है सम्माननीय। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कास्ट के हथियारों के साथ गठबंधन कर देते हैं, ये उसकी पीड़ा है सम्माननीय। जिस तरह से भ्रष्टाचारी, प्रेम जी को आप दवाई खिला रहे हैं, आप मिठाई खाएंगे क्या? अजय जी, आप प्रेम जी को तो दवाई खिला रहे हैं, आप मिठाई खाएंगे क्या? देखिए समय आएगा तो मिठाई भी खाएंगे, समय के अनुसार जैसा समय होगा। अजय जी लक्ष्मण सिंह जी का बयान था, दिग्विजय सिंह साहब को वे बनता बोल रहे हैं। आप बताइए, आप दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह। लेकिन डॉक्टर प्रेम जी, आपको ये पता होगा लक्ष्मण सिंह से आप लोगों के भी रिश्ते अच्छे रहे हैं। आखिरी सवाल मैथिल साहब, क्या असर 24 में? बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब। देखिए असर जो है 24 में वो स्पष्ट है। देश ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें, साथ में एनडीए को, और कांग्रेस युक्त बीजेपी वाली बात है जी, कांग्रेस युक्त बीजेपी वाली बात। हाँ, मैं उसमें बता देता हूँ। ये सामने आज टीवी पे बैठकर कांग्रेसी नेता के रूप में अजय अरोड़ा जी भी बैठे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो कांग्रेस को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं सैयद जव्वाद। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी 2024 के बाद ये लोग भी राम नामी ओढ़कर, चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत